जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपको 20 मिसलेनियस क्वेश्चंस है, ठीक है ना। तो इन क्वेश्चनों का हम लोग क्या करेंगे कि फुल एनालिसिस करेंगे। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहेंगे और जहां भी समस्या होगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, इसे शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? ऑप्शन ए लोदी वंश, ऑप्शन बी तुगलक वंश, ऑप्शन सी गुलाम वंश, ऑप्शन डी खिलजी वंश। तो देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो आपको गुलाम वंश के संस्थापक थे। तो एक का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हम एक चीज़ को जान लेते हैं कि ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था यह किसका गुलाम था। तो देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो आपको मोहम्मद गोरी का गुलाम था। तो यहाँ से एक प्रश्न आ जाएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक का जो संबंध था वो आपको किससे था, ठीक है ना। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो संबंध था वो आपको दिल्ली सल्तनत से था। तो ये जो दिल्ली सल्तनत है इसकी जो स्थापना हुई थी वो आपको 1206 में हुई थी। और यह राजवंश जो था यानी कि दिल्ली सल्तनत जो था वो आपको 1206 से 1526 ईस्वी तक क्या हुआ था कि आपको रहा था। और इसके अंतर्गत 5 राजवंशों ने शासन किया था, जिसमें से एक जो था आपको गुलाम वंश, या इसी को कहते हैं ममलूक वंश, या इसी को कहते हैं दास वंश। दूसरा वंश जो था वो आपको था खिलजी वंश, तीसरा वंश तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश और पांचवा जो था वो आपको लोदी वंश था। तो यहाँ से इसके संस्थापकों के नाम भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपसे प्रश्न किया जाता है कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे, तो वो आपको कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी। तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? तो वो आपको खीज खां थे। लोदी वंश के संस्थापक कौन थे? तो वो आपको बहलोल लोदी थे। तो इन चीज़ों को आपको बढ़िया से क्या करना है, देख लेना है, ठीक है ना। फिर यहाँ से एक प्रश्न आपसे और भी किया जा सकता है कि ये जो दिल्ली सल्तनत है इसका जो शासन अवधि है 1206 से 1526 तक है। इसके अंतर्गत जो 5 राजवंशों ने शासन किया उस वंशों का भी क्या करें कि शासन अवधि बताए। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं गुलाम वंश। तो गुलाम वंश का जो शासनकाल है वो आपको 1206 से 1290 है। खिलजी वंश का 1290 से 1320 है। तुगलक वंश का शासनकाल 1320 से 1414 है। सैयद वंश का शासनकाल 1414 से 1451 है। लोदी वंश का शासनकाल 1451 से 1526 है। इसका मतलब ये हुआ कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में हुई थी और ये जो दिल्ली सल्तनत है इसका जो अंत हुआ था वो आपको 1526 में हुआ था। तो इन चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो वहीं एक नंबर प्रश्न कह रहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था, तो वह आपको गुलाम वंश का संस्थापक था। चलिए 2 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। तो आइए तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, डायरेक्ट इसका ऑप्शन नंबर डी पर चर्चा करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है ना, रूस, फ्रांस, चीन, ब्रिटेन। तो ये जो 5 देश है, ठीक है ना, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में क्या है कि आपको अस्थायी सदस्य है यानी कि परमानेंट मेंबर्स है, ठीक है ना। तो यहाँ से एक प्रश्न किया जाएगा आपसे कि बताइए कि सुरक्षा परिषद का कार्य क्या है। तो देखिए, सुरक्षा परिषद का कार्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को क्या करना, बनाए रखना। और यह संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंगों में से क्या है कि एक प्रमुख अंग है। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न आपसे किया जाएगा कि जो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल है इसमें कितने सदस्य होते हैं। तो देखिए, इसमें 15 सदस्य होते हैं, ठीक है ना, जिसमें से आपको 5 जो होते हैं अस्थायी सदस्य देश, जो कि आपको अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन, ब्रिटेन है, ठीक है ना। जबकि आपको अस्थायी सदस्य देशों की जो संख्या होती है वो आपको 10 होती है। और ये जो अस्थायी सदस्य होते हैं वो आपको प्रत्येक 2 वर्ष के लिए क्या होते हैं कि चुने जाते हैं अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट के अनुसार। तो यहाँ से आपसे प्रश्न किया जाएगा, ठीक है ना, कि निम्नलिखित में से कौन से देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। तो वह आपको संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस और चीन, ब्रिटेन, ठीक है ना। तो 2 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। ये जो सुरक्षा परिषद है इसका कार्य क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बनाए रखना, ठीक है ना। ये जो सुरक्षा परिषद है इसमें कितने सदस्य हैं, ठीक है ना, होते हैं। तो ये आपको 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 जो होते हैं अस्थायी सदस्य। और अस्थायी सदस्य का जो नियुक्त मतलब क्या होता है कि नियुक्त जो किए जाते हैं वो आपको 2 वर्षों के लिए नियुक्त किए जाते हैं। तो इन चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है, ठीक है ना। चलिए 3 में क्या करें, निम्नलिखित में से किसकी खेती भारत में जायद फसल के रूप में होती है। ऑप्शन ए करा है कपास, बी गेहूं, सी तरबूज, डी सोयाबीन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको तरबूज हो जाएगा। तो देखिए, ये जो जायद फसल है इसी को हम लोग कहते हैं गर्मा फसल। क्या कहते हैं, गर्मा फसल। तो देखिए, भारत में क्या है कि आपको ऋतु के अनुसार, ठीक है ना, कि ये जो फसल है इसके 3 प्रारूप है, ठीक है ना। सबसे पहले आपको खरीफ फसल, ठीक है ना, जो कि आपको जून जुलाई में क्या होती है, बोई जाती है। इसके बाद है आपको
क्या कहते हैं कि मतलब रबी फसल जो कि आपको अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, फिर है जायद फसल जो कि आपको मार्च अप्रैल में बोई जाती है, ठीक है ना। 3 चीज़ों को आपको बढ़िया से याद रखना है। तो अगर आपसे प्रश्न किया जाता है कि बताइए भारत में फसल के जो प्रारूप है वो आपको कितने प्रकार के हैं, तो 3 प्रकार के। कौन कौन? तो वो आपको खरीफ फसल, ठीक है ना, खरीफ फसल के बाद आपको रबी फसल और फिर आपको जायद फसल। जायद फसल को हम लोग गर्मा फसल कहते हैं, खरीफ फसल को हम लोग पतझड़ फसल कहते हैं, ठीक है ना, और ये जो रबी फसल है इसको हम लोग वसंत फसल कहते हैं। तो 3 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा, तरबूज। चलिए 4 में, भारत में लोसुंग या लोसांग त्यौहार ज़्यादातर हर साल दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। यह त्यौहार भारत के किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये जो लोसांग त्यौहार है ये आपको सिक्किम में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाते हैं? सिक्किम में। तो 4 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। तो आइए थोड़ा सा जान लेते हैं सिक्किम के बारे में। तो सबसे पहले सिक्किम जो है क्या है कि भारत के यानी कि पूर्व उत्तर का क्या है कि आपको एक राज्य है, और इस राज्य का गठन जो हुआ था वो आपको वर्ष 1975 में हुआ था, यानी कि 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम जो था वह भारत का पूर्ण राज्य 1975 में बना था। इसे देख लेना है, ठीक है ना। सिक्किम की जो राजधानी है और सिक्किम का जो सबसे बड़ा शहर है वो आपको गंगटोक है। तो आपसे अगर प्रश्न किया जाता है कि सिक्किम की राजधानी कहाँ है, तो वो आपको गंगटोक है। सिक्किम का सबसे बड़ा शहर कौन है, तो आपको गंगटोक है। यहाँ के जो अभी राज्यपाल है वो आपको गंगा प्रसाद है, ठीक है ना, और यहाँ के मुख्यमंत्री अभी प्रेम सिंह तमगा है, ठीक है ना। तो याद रखना है आपको कि सिक्किम के अभी मुख्यमंत्री कौन है, तो वो आपको प्रेम सिंह तमगा है, ठीक है ना। और यहाँ पर विधानसभा की जो सीटें है वो आपको 32 है, और राज्यसभा और लोकसभा की सीटों की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 1 है, ठीक है ना। और ये जो सिक्किम का उच्च न्यायालय है वो आपको सिक्किम उच्च न्यायालय के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो इन चीज़ों को भी आपको बढ़िया से देख लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपके लिए कौन कौन से प्रश्न इंपोर्टेंट हो जाएंगे, तो सिक्किम का गठन 1975 में, सिक्किम की राजधानी गंगटोक, ठीक है ना, और करंट के तौर पर देखिएगा तो यहाँ के राज्यपाल अभी गंगा प्रसाद और मुख्यमंत्री जो है प्रेम सिंह तमगा। विधानसभा की सीटें याद रखिएगा 32 है, जबकि राज्यसभा लोकसभा की सीटें जो है वो आपको 1 है, ठीक है ना। तो 4 का जो सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि लोसांग उत्सव जो है वो आपको कहाँ मनाए जाते हैं, तो वो आपको सिक्किम में। चलिए 5 में क्या करा है, ध्यान से सुनेंगे। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित हुए थे? ऑप्शन ए मेजर सोमनाथ शर्मा, ऑप्शन बी सेकेंड लेफ्टिनेंट रामा राघोवा ने, कैप्टन सी यानी कि सी नंबर जो है कैप्टन विक्रम बत्रा, उसके बाद है डी कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको मेजर सोमनाथ शर्मा। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये जो परमवीर चक्र है ये आपको क्या होता है कि युद्ध में अदम्य साहस दिखाने के लिए, ठीक है ना, कि आपको वीर सैनिकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है, ठीक है ना। तो इस पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी 26 जनवरी 1950 को, ठीक है ना, यानी कि गणतंत्र दिवस से देना यह पुरस्कार जो था वो आपको शुरू हुआ था। पूर्व में क्या था कि इसको विक्टोरिया क्रॉस के नाम से जाना जाता था, यानी कि जब भारतीय सैनिक क्या था कि अंग्रेजी शासन के अधीन था, ठीक है ना, उस समय सैनिकों को दिया जाने वाला जो सर्वोच्च सम्मान होता था वो आपको विक्टोरिया क्रॉस होता था। लेकिन भारत जब आज़ाद हुआ, ठीक है ना, तो क्या हुआ कि अपने सैनिकों को मतलब वीरता के लिए जो पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की उसका नाम रखा आपको परमवीर चक्र, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका एक प्रश्न आएगा कि परमवीर चक्र पहली बार कब दिया गया था? तो देखिए परमवीर चक्र जो है पहली बार 1947 में दिया गया था। अंतिम बार यह आपको 1999 में दिया गया था कैप्टन विक्रम बत्रा को। और आपको याद होगा ये दिल मांगे मोर, यह कैप्टन विक्रम बत्रा के द्वारा ही दिया गया क्या था, स्लोगन था, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आपको देख लेना है। तो देखिए अगर आपसे प्रश्न किया जाता है कि बताइए कि पहली बार परमवीर चक्र कब दिया गया था, 1947 में, अंतिम बार अब तक कब मिला है, तो आपको 1999 में किसे मिला था, तो विक्रम बत्रा को, और पहली बार जो मिला था मेजर सोमनाथ शर्मा को। तो देखिए यह पुरस्कार जो है मरणोपरांत अब तक 14 व्यक्तियों को मिला है, जबकि आपको 7 जीवित व्यक्तियों को मिला है, यानी कि कुल मिलाकर 21 व्यक्तियों को अब तक परमवीर चक्र से सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें से आपको 14 मरणोपरांत और 7 जो है वो आपको जीवित, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि अब तक कुल 21 व्यक्ति को क्या है कि आपको परमवीर चक्र से सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है ना। परमवीर चक्र पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को, और इसे पहली बार जो दिया गया था वर्ष 1947 में ही दिया गया था, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए छठा प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, हम 5 पढ़ दिए, ठीक है ना, ध्यान से सुनिए। उत्तर प्रदेश के नौटंकी, ठीक है ना, रासलीला, कजरी, झोरा, छपेली और जैता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो देखिए ये सभी जो है उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य है। तो आपसे अगर प्रश्न किया जाए कि उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख लोक नृत्य का नाम बताएं, तो देखिए इसमें आपको नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोरा, छपेली और जैतरा है। तो ये सभी जो है लोक नृत्य है। तो 6 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं 7 नंबर प्रश्न की। देखिए क्या करा है, प्रसिद्ध पुस्तक द कैलकटा
मतलब क्रोमोसोम निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये आपको अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना। तो 7 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा, अमिताभ घोष। और एक चीज़ याद रखिएगा कि अमिताभ घोष मतलब कि अंग्रेजी के पहले ऐसे राइटर है जिन्हें क्या हुआ था कि आपको मतलब भारतीय साहित्य का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड, इससे इन्हें क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था, ठीक है ना। तो 7 का सही आंसर सी हो जाएगा। 8 में भारत में नोटबंदी यानी कि विमुद्रीकरण कब हुई थी? तो दिए गए ऑप्शन के आधार पर 8 नवंबर 2016, यानी कि 8 का जो सही आंसर हो जाएगा ए। और इसके तहत क्या हुआ था कि 500 और 1000 रुपया के जो नोट था उसे क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। और उसके एवज में क्या हुआ था कि आपको मतलब कि 2000 के नए नोट और 500 के जो नए नोट थे उसे क्या किया गया था? शुरू किया गया था, ठीक है ना। तो 8 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। चलिए 9 में वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए इसके लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो 9 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा, हाइग्रोमीटर। तो यहाँ से आपका एक प्रश्न आएगा कि हाइड्रोमीटर किसे मापता है? तो देखिए हाइड्रोमीटर जो है वो आपको सापेक्ष घनत्व को मापता है। लेक्टोमीटर दूध की शुद्धता को मापता है। उसके बाद है आपको पोटेंशियोमीटर, तो यह आपको तमाम मापने वाला क्या होता है? यंत्र होता है, ठीक है ना। तो 9 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा, हाइग्रोमीटर, जिससे सापेक्ष आर्द्रता को मापा जाता है। चलिए 10 में भारत के निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि सीमा का एक समझौता किया, ठीक है ना, या एक समझौता हुआ भारत का जो जून 2015 में, ठीक है ना, अनुसमर्थन पुष्टि या इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेटिफिकेशन के आदान प्रदान के बाद लागू हुआ था? तो यह देश था आपको बांग्लादेश। कौन था? बांग्लादेश, ठीक है ना। तो बांग्लादेश के साथ हमारे भूमि का क्या हुआ है कि आदान प्रदान हुआ है। तो 10 का सही आंसर भी हो जाएगा। तो देखिए जब ये बांग्लादेश आएगा तो एक चीज़ याद रखना है कि भारत का, ठीक है ना, कि सबसे लंबा सटा हुआ पड़ोसी देश, यानी कि भारत सबसे अधिक अगर किसी स्थलीय पड़ोसी देश के साथ सीमा बनाती है तो वह है बांग्लादेश, जो कि 4096 किलोमीटर है, ठीक है ना। फिर यहाँ से एक प्रश्न आ जाएगा कि बांग्लादेश को छूने वाले भारतीय राज्य कौन कौन है? तो वो आपको पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है। तो आप इन सारे चीज़ों को बढ़िया से क्या करेंगे? याद रखेंगे। और आप लोगों को कहीं से किसी प्रकार की कोई समस्या होगी तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं आगे 11 नंबर प्रश्न की। 11 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, ठीक है ना। देखिए कर रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन मध्य प्रदेश में स्थित यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में से एक नहीं है? तो ये आपको खजुराहो का स्मारक, ये भी मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना, जिसे यूनेस्को की विरासत सूची में 1986 में शामिल किया गया था। हम्पी का स्मारक समूह, यह आपको कर्नाटक में है, जिसे 1986 में क्या किया गया था? यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया था। सांची के बौद्ध स्तूप, यह भी आपको कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है, और इसे 1989 में क्या किया गया था? शामिल किया गया था आपको मतलब यूनेस्को की विरासत सूची में। भीमबेटका की गुफा, यह भी मध्य प्रदेश में है, और इसे 2003 में यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया था। तो दिए गए ऑप्शन के आधार पर इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा, क्योंकि हम्पी स्मारक समूह जो है वो आपको कर्नाटक में, ठीक है ना। 11 का सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए 12 में निम्नलिखित विकल्पों में से, ठीक है ना, देखिए क्या कर रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से किसे भारत और चीन के बीच प्रभावी सीमा कहा जाता है? तो यह आपको मैकमोहन लाइन है। कौन है? मैकमोहन लाइन, ठीक है ना। तो 12 का सही आंसर ए हो जाएगा। तो आपका यहाँ से प्रश्न आएगा कि सर मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब हुआ था? तो देखिए मैकमोहन रेखा का जो निर्धारण हुआ था ना वो आपको 1914 में शिमला में हुआ था। और ये जो मैकमोहन रेखा है ये आपको अरुणाचल प्रदेश में है। तो इन चीज़ों को भी आपको बढ़िया से याद रखना है। चलिए 13 में निम्नलिखित में से किस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो देखिए दिए गए ऑप्शन के आधार पर आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको 31 अक्टूबर, ठीक है ना, क्योंकि हमारे भारत में 31 अक्टूबर को क्या होता है कि वर्ष 2014 से प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यह दिवस जो है वो आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के तौर पर मनाया जाता है। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें हम लोग आयरन मैन ऑफ इंडिया यानी कि भारत के लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं, और अभी दुनिया में जो सबसे ऊंची स्टैचू है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही क्या है? समर्पित है। और ये जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है इसकी जो ऊंचाई है वो आपको 182 मीटर है। तो इन चीज़ों को भी आपको बढ़िया से देख लेना है। तो 13 का जो सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको 31 अक्टूबर को। चलिए 14 में भारतीय संविधान के राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे ली गई है? यानी कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया? तो देखिए यह आपको आयरलैंड से लिया गया है। तो 14 का सही आंसर ए हो जाएगा। फिर अमेरिका से अगर हम बात करते हैं तो आपको मौलिक अधिकार, फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का विचार, ठीक है ना, कनाडा के संविधान से संघात्मक शासन व्यवस्था, ठीक है ना। तो इन सभी चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो 14 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आयरलैंड, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 15 की, ठीक है ना। क्या करा है?
निम्नलिखित में से किस देश में सबसे पहले जीएसटी लागू किया गया? तो देखिए सबसे पहले जीएसटी जो लागू किया गया था वो आपको फ्रांस में लागू किया गया था। कब किया गया था? 1954 में, ठीक है ना। तो 15 का सही आंसर डी हो जाएगा। हमारे भारत में जीएसटी 2017 में क्या किया गया था? लागू किया गया था। और एक चीज़ याद रखिएगा कि भारत जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश था। तो इन चीज़ों को भी आपको बढ़िया से देख लेना है। जीएसटी का पूर्ण रूप होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है ना। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है। जीएसटी कानून को सबसे पहले अनुमोदित करने वाला जो राज्य था वो आपको असम था। तो इन सारे बातों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा आपको डी, ठीक है ना, फ्रांस। 16 में मानवाधिकार परिषद निम्नलिखित में से किस वर्ष में गठित किया गया था? तो देखिए मानवाधिकार परिषद जो है यह आपको वर्ष 2006 में क्या किया गया था? गठित किया गया था। और यह आपको क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की ही क्या है कि आपको एक इकाई के रूप में कार्य करती है। तो 16 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा, 2006। चलिए 17 में निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की 8वीं, देखिए क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित आधिकारिक भाषाओं में से नहीं है? तो ये आपको फारसी नहीं है, क्योंकि संस्कृत, संथाली, कश्मीरी ये सभी जो है संविधान के क्या है कि आपको 8वीं अनुसूची में क्या है कि आपको शामिल है, ठीक है ना, जबकि फारसी नहीं है। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या है कि आपको जो आधिकारिक भाषाओं की जो संख्या हो गई अभी वो आपको 22 हो चुकी है, ठीक है ना। तीन चीज़ों को भी आपको बढ़िया से देख लेना है। तो 17 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। 18 में महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो वो आपको चंद्रगुप्त प्रथम था। कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। तो ये जो 18 है इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम। तो यहाँ से आपका एक प्रश्न आएगा कि जो चंद्रगुप्त प्रथम है, ठीक है ना, इसे गुप्त वंश का क्या कहा जाता है? तो वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। और इसका जो शासनकाल है वो आपको कब से कब तक है? तो 319 से 350 ईस्वी है। और इसने जब राजा बना था यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम ने, तो इसने एक संवत चलाया था जिसको हम लोग गुप्त संवत के नाम से जानते हैं। तो वहीं 18 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त वंश का शासक कौन था? तो वो आपको चंद्रगुप्त प्रथम था। तो 18 का सही आंसर डी हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं 19 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो वो आपको पश्चिम बंगाल है। कौन है? पश्चिम बंगाल है, ठीक है ना। तो 19 का सही आंसर आपको बी हो जाएगा। चलिए 20 में सिंथेटिक हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, देखिए लंदन क्वींस क्लब, विम्बलडन, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलियन ओपन, इसके बाद फ्रेंच ओपन। तो देखिए हार्ड कोर्ट पर खेला जाने वाला जो आपको ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है उसमें आपको ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन है। फ्रेंच ओपन जो कि आपको लाल बजी पर खेला जाता है, विम्बलडन जो है वो आपको घास पर खेला जाता है। तो इन चीज़ों को याद रखना है। तो ये जो 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट होते हैं उसमें जो सबसे प्राचीन है विम्बलडन, जिसकी शुरुआत 1877 में हुई थी। उसके बाद है यूएस ओपन जो आपको 1881 में शुरू हुई थी, फ्रेंच ओपन 1891 में और ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905 में। तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन यह आपको हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, जबकि विम्बलडन घास पर खेला जाता है और फ्रेंच ओपन जो है वो आपको लाल बजी पर खेला जाता है, ठीक है ना। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे टॉपिक आसानी से समझ में आए हुए होंगे। अगर आप लोगों को इसमें कहीं से किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। फिर मिलते हैं आपसे एक बेहतर क्लास के साथ कल। जब तक के लिए आप सबसे सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।